हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड का क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, चैप्टर नंबर 8 पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी सिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र का जो अभ्यास प्रश्न है उसमें से पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर का दे रखा है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। उत्तर में लिखेंगे, किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा वहाँ के वातावरण में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के तंत्र को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कोई स्थान पे जो हमारे जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे तथा वहाँ के वातावरण में पाई जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के तंत्र को, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती है उनके जो तंत्र होता है, उनका जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम जो होता है वो हमारा क्या करता है, जो हमारे एनवायरनमेंट होता है उसका संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर खा की तरफ। प्रश्न नंबर खा है, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना किन किन घटकों से मिलकर होती है। जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम होता है उसकी जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, किन किन घटकों से मिलकर के होती है उसके बारे में लिखना। उत्तर में लिखेंगे, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना होती है सजीव तथा निर्जीव घटकों से मिलकर के होती है। लिविंग थिंग और हमारा नॉन लिविंग थिंग, यानी हमारा जो दोनों पे निर्भर करता है। अगर हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम जो होता है वो हमारा सजीव पर भी निर्भर करता है और निर्जीव पर भी निर्भर करता है। इनकी संरचना दोनों से मिलकर के होती है। प्रश्न नंबर गा, आहार जाल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। उत्तर में लिखेंगे, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित विभिन्न आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से संबद्ध होकर एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित विभिन्न आहार श्रृंखलाएं, जो अलग अलग जो आहार श्रृंखलाएं हैं, क्या करती हैं, एक दूसरे से संबद्ध होकर के यानी कि एक दूसरे से जुड़ करके एक जाल के रूप में एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आहार जाल कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर घा, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। मरुस्थलीय पौधे अपने वातावरण में किस प्रकार अनुकूलित रहते हैं। उत्तर में लिखेंगे हम लोग, किसी विशेष वातावरण में सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। तो आपने देखा अनुकूलन किसे कहते हैं, कोई विशेष वातावरण जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सुगमतापूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने वंश को बढ़ा सकते हैं, अपनी पीढ़ियों को बढ़ा सकते हैं कि वृद्धि कर सकें। एवं उसके लिए हमें क्या होता है, जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, हमारी अनुकूलन कहलाती है। यानी कि हम जिस क्षेत्र में जाएँ हमारा बॉडी उस तरीके से उस अनुकूल परिस्थिति में अपने आप को ढाल ले, इसको हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कह सकते हैं। अब क्या हम क्या कर सकते, उस क्षेत्र में जाकर क्या कर सकते हैं, पहली बात उस क्षेत्र में हम सुगमतापूर्वक रह सके, हमारा बॉडी ऐसा ही इफेक्ट करने लगा, मतलब कि व्यवहार करने लगे कि हम उस क्षेत्र में जैसा इस प्रकार से व्यवहार करने लगे कि उस क्षेत्र में हम जाकर बस सकें। अगर हम बस गए तो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उसके लिए अति आवश्यक ये भी है कि हम अपना प्रोडक्शन कर सकें, यानी कि अपने वंश की वृद्धि कर सकें, अपना पीढ़ी को बढ़ा सकें। इस प्रकार ये चीज़ कैसे होगी, इसको जो हम प्राकृतिक द्वारा क्रियात्मक और संरचनात्मक स्थायी परिवर्तन होगा उसके माध्यम से ही होगी, और इसी क्रिया को हम पूरे क्रिया को क्या बोलेंगे, अनुकूलन कहते हैं। हम बात करें अगर मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधे की, तो मरुस्थलीय क्षेत्र के पौधे अपने वातावरण में अनुकूलित रहने के लिए वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी की कमी को रोकने के लिए कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जो मरुस्थलीय, अगर आप मान लीजिए कोई चीज़ पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, उसको मरुस्थल में भेज दिया जाए
तो उसको जीवित तो रहना ही होगा। अब जीवित रहने के लिए कहीं ना कहीं उसके जो कुछ परिवर्तन उसकी बॉडी में आएगा। कौन से वो परिवर्तन कैसे होगा, वो संरचनात्मक हो सकता है, क्रियात्मक हो सकता है। तो जो मरुस्थलीय पेड़ पौधे होते हैं, सबसे पहले वहाँ पे अगर उस वातावरण को रहना है, उस वातावरण के अनुकूल में रहना है, तो उसके रहने के लिए जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, हम जानते हैं वाष्पोत्सर्जन से जो क्रिया होती है उससे हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं अपना वो क्या करते हैं, जो नमी होती है उसको त्याग देते हैं, मतलब कि अपना नमी को, उसके अंदर जो पानी रहता है उसको निकाल देते हैं। तो ये जो वाष्पोत्सर्जन अगर ज़्यादा मात्रा में होने लगेगा तो उनके लिए पानी कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो मरुस्थल एरिया होते हैं वहाँ तो पानी होता नहीं है, बहुत कम मात्रा में होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कम, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम हो सके, पानी की कमी ना हो, पानी को कम और बाहर निकाल सके, उसके लिए क्या करते हैं, इनको जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो किसके रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और मोटी और गूदेदार हो जाती हैं। जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होते हैं, वो कहाँ चली जाती हैं, पानी की तलाश में इतनी गहराई तक चली जाती है, बहुत ज़्यादा गहराई में चली जाती हैं। और जो उनका तना होता है वो चपटे तथा गुद्दादार हो जाता है। पत्तियाँ तो उनकी पहली बात तो हो जाती हैं कांटे के रूप में परिवर्तित, ठीक है। उनका जो तना होता है चपटा और गुदेदार हो जाता है, और जो उनकी जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई में चली जाती हैं। तो इस प्रकार से वो क्षेत्र में अनुकूलित रह सकती हैं, उस वातावरण में वो जीवित रह सकती हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगली की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे, मौसम से अनुकूलन बनाए रखने के लिए पक्षी हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों जैसे कि साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया से हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके हमारे देश में आते हैं। इन पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे अगर अनुकूलन नहीं है, अगर मान लीजिए उनको अगर कुछ पक्षियाँ ऐसी होती हैं कि वो ठंडी में नहीं रह पाती हैं, कुछ क्षेत्र में इतना ज़्यादा ही ठंडा पड़ता है, जैसे साइबेरिया का आपका है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ती है। तो वहाँ पे जब ठंड ज़्यादा पड़ने लगती है तो क्या करते हैं ये लोग, प्रवास करने लगती हैं, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगती हैं। और उस स्थान पे जाएंगी जहाँ पे उनके लिए अनुकूलन रहेगा, वहाँ जहाँ पे वो जीवित रह सकती हैं और उनका भोजन, रहने होने के लिए हर चीज़ वहाँ पे मिलेगा। तो ऐसी पक्षियों को हम क्या बोलते हैं, प्रवासी पक्षियाँ कहते हैं। ये क्या करती हैं, बहुत हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके अपने देशों में आती हैं इस समय ठंडियों के मौसम में, और यहाँ पे आकर प्रवास करती है। जैसे यहाँ पे ठंडियाँ वहाँ पे ख़त्म होने लगती है, फिर से अपना वापस अपने देश लौट जाती हैं, इसलिए इनको प्रवासी पक्षी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला कथन यहाँ पे दे रखा है, सजीव और निर्जीव घटक एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। बिल्कुल गलत है, ठीक है। सजीव और निर्जीव घटक एक दूसरे पर बिल्कुल निर्भर होते हैं, यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। इसके सामने हम क्या लगा देंगे, गलत का निशान। आपका खा है, सभी प्राणी, पेड़ पौधे, जलवायु और पर्यावरण मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। तो आपने देखा है, ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, जलवायु है, पर्यावरण है, ये सब मिलके कहीं ना कहीं आपके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम का निर्माण करते हैं। प्रथम चरण उपभोक्ता, शेर, चीता, भेड़िया आदि। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फूड चेन की, खाद्य श्रृंखला की, तो इस प्रकार से आपका पिरामिड बनता है, ठीक है। इस प्रकार से पिरामिड बनाते हैं। नीचे वाला हमारा होता है सबसे पहले, ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, यानी कि उत्पाद होता है, ठीक है, समझिएगा। ये उत्पाद होता है, ये हमारा होता है पहले। उसके बाद होता है आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन हो जाएगा, यानी कि ये आपका, जैसे कि यहाँ पे आपके घास जो हो जाएंगे, पेड़ पौधे हो जाएंगे, ये सब आपके उत्पाद के अंदर आ जाएगा। कंज्यूमर क्या आ जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, टर्सरी द्वितीय कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, और लास्ट का। इस प्रकार से आपका पिरामिड बनेगा। ये पिरामिड जो होता है सीधा होता है। क्यों सीधा होता है, कि जिसकी सबसे मात्रा अधिक होती है उसको सबसे नीचे रख लीजिए, क्योंकि इसकी एरिया ज़्यादा होगा। अब आप देखेंगे अगर स्थल पिरामिड की बात करते हैं, स्थल पे देखते होंगे, स्थल पे सबसे ज़्यादा क्या आपको देखने को मिलता है, घास, पेड़ पौधे, ये सब देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कंज्यूमर, उपभोक्ता। उपभोक्ता हमारे पहला जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा कैसा होगा, वो शाकाहारी होगा। क्यों शाकाहारी होगा, क्योंकि आपके भेड़, बकरियां, खरगोश एक किसके अंतर्गत आएगी, इसको खाएंगी, घास को खाएंगी। तो ये घास को सिर्फ खा रही है, तो इसलिए शाकाहारी है। अब मान लीजिए इसको, बकरियों को, खरगोश को, इन सबको खाने कौन खाता है, द्वितीय उपभोक्ता खाते हैं, जो कि हमारे सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। सर्वाहारी कुछ कम ही होंगे, यानी कि जो वेजिटेरियन हो और नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों हो, वो सर्वाहारी के अंतर्गत आ गए। फिर हमारा आ जाएगा मांसाहारी के अंतर्गत आ जाएगा, और लास्ट में हमारा आप घटक हो जाएगा, यानी कि डिकम्पोजर हो जाएगा, ठीक है। आप घटक ध्यान में रखेंगे।
यानी कि हम अगर पिरामिड की बात करते हैं तो पिरामिड में 3 चीज़ महत्वपूर्ण है। एक आपका उत्पाद, एक आपका कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, और आपका लास्ट का अपघटक। ठीक है। उत्पाद क्या हो सकता है? उत्पाद अगर हम स्थल की बात करें उत्पाद ज़्यादा होगा, फिर जो उपभोक्ता पहला वाला होगा उससे कम ही होगा, भेड़ बकरी और क्या नाम है खरगोश से तो कम ही देखने मिलते हैं। अब उससे कम कौन से देखने को मिलेंगे आपको? इनको खाने वाला कौन सा है? मनुष्य है। मनुष्य ने किसके अंतर्गत आएगा? मतलब कि भेड़ बकरियों को खा रहा है, इसको खा रहा है, यानी कि सर्वाहारी में जो है क्या नाम है कि जो फल फूल को भी खा रहा है, साथ ही साथ आपके शाकाहारी मांसाहारी को भी खा रहा है, जैसे आपके भेड़ बकरियाँ हैं। अब लेकिन मनुष्य को अगर मान लीजिए मनुष्य या कोई और चीज़ में से जंतु जो सर्वाहारी है उसको कौन खाता है? शेर। शेर कैसे होते हैं? शेर सबको खाने वाले होते हैं। सिर्फ शेर मतलब कि मांसाहारी होते हैं, तो ये आपके द्वितीय तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन शेर को खाने वाला कौन होता है? जब ये मर जाती हैं इन सब, यानी कि जितनी नीचे चीज़ें हैं इसके नीचे, इन सबको डिकम्पोज करने वाला, इनको अवघटित करने वाला कौन होता है? लास्ट वाला होता है कि उसका अपघटक होता है। ठीक है, इसको हम डिकम्पोजर कहते हैं इंग्लिश में। तो जो आपका स्थल पिरामिड बनता है वो कहीं ना कहीं आपका सीधा बनता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पिरामिड बताइए, जो स्थल पिरामिड होता है वो सीधा बनता है कि उल्टा बनता है। और अगर हम दूसरे पिरामिड की बात करते हैं जैसे कि आपका मरुस्थली पिरामिड। ठीक है, अब मरुस्थल में देखेंगे क्या आपका जो उत्पाद है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? मरुस्थल में आप देखेंगे क्या वहाँ पे उत्पाद यानी कि जो उत्पाद होगा वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे घास कम ही उगेंगे, कटीली झाड़ियाँ बन जाएगी, तनी मनी मतलब कि कहीं थोड़ा बहुत मिले यहाँ पे उगेगा, यानी उत्पाद की मात्रा कम होगी तो उसका एरिया भी कम होगा। फिर थोड़ा सा बढ़ेगा किसका? कंज्यूमर का, जो उपभोक्ता होंगे सर्वाहारी और क्या नाम है मांसाहारी जो होंगे। फिर सबसे ज़्यादा किसकी बढ़ेगी? अपघटक की। अपघटक तैयार ही रहेंगे वहाँ पे, जैसे कोई मरता है तुरंत उसको ख़त्म करने के लिए। चील कौवे वहाँ पे जो रहते हैं आपके, और क्या नाम है कि दीमक होता है, ताड़ होता है, ये सब कहीं ना कहीं आपके अपघटक होते हैं। जैसे ये आप कोई लकड़ी होती है या कोई लकड़ी अगर काट दी जाती है, मर जाती है, मृत होने के बाद कहीं ना कहीं इसको ये अपघटित कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपसे पूछा जाए मरुस्थली जो है वो कैसा, उसका पिरामिड कैसा बनेगा, तो आप बताएंगे इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र जल का यानी कि अगर तालाब की पिरामिड की बात करते हैं तो ये भी उल्टा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तालाब के अंदर पेड़ पौधे कमी होंगे ना, उपभोक्ता ज़्यादा होगा, मछलियाँ उससे बड़ी मछलियाँ खाने वाली होंगी, और सबको ख़त्म करने वाला कौन होगा? उपभोक्ता होगा। यानी कि मछली अगर मर जाती हैं तो उस पर कई ऐसी चीज़ें हो जाए, चींटी आ जाएंगे उसको डिकम्पोज करने के लिए, उस पर कीड़े लग जाएंगे जल्दी, मतलब मरने के बाद देखते हैं कि कितनी अलग अलग तरीके से वहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। कोई चील कौवा खाने लगता है, कोई चीज़ मतलब कि उसको गिद्ध आके खाने लगते हैं। प्रेजेंट टाइम तो गिद्ध तो नहीं है, लेकिन जितने भी डिकम्पोजर होते हैं उसको ख़त्म करने लगते हैं। यानी कि इसकी मात्रा अधिक होगी, जिसकी मात्रा अधिक उसकी एरिया बड़ा, जिसका मात्रा कम उसके एरिया कम। पेड़ पौधे यहाँ पे कम तो पेड़ पौधे की मात्रा कम, यानी कि उल्टा पिरामिड बनेगा आपका। तो यही पूछा जाता है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना होता है कि अगर हम एक स्तर से दूसरे स्तर में जाते हैं, एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला में जाते हैं, बढ़ते हैं, तो जो एनर्जी होती है कितना % मिलती है? यानी कि हमें सिर्फ 10% ही एनर्जी मिल पाती है। अगर मान लीजिए हमें सूर्य, क्योंकि हमको पता है सूर्य में सबसे ज़्यादा एनर्जी है। मान लीजिए हमें 1 लाख करोड़, ठीक है, 1 लाख करोड़ कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई, वहाँ से निकली, सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? पेड़ पौधों के पास जाएगा, जिसका वो सिर्फ 10% ही कंज्यूम करेगा, और 90% वो क्या कर देगा? लॉस कर देगा। अब सिर्फ 10% ही कंज्यूम करेगा, 90% अगर लॉस हो गया उसका, तो यानी कि 10% का कितना लिया? 1 करोड़ का सिर्फ 1 लाख, ठीक है, या 1 लाख का मान लीजिए 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो इसमें से 1 जीरो काट दीजिए, कितना बचेगा आपका? 10,000। यानी कि 10,000 सिर्फ आपका यहाँ पे वो कंज्यूम कर रहा है। अब यहाँ से 10,000 में से, अब फिर 10,000 में से 10% घटा दीजिए। इस प्रकार से द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता उससे कम ही पाएगा, फिर द्वितीय उपभोक्ता उसका 10% कम पाएगा। यानी कहीं ना कहीं जाते जाते लास्ट में आपका जो उपघटक होंगे उसको सिर्फ 1% ऊर्जा ही मिलती है। इसलिए जो पहले लोग होते थे, पुराने समय में लोग होते थे वो शाकाहारी होते थे, उनकी जीवन आयु ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो डायरेक्ट जो एनर्जी लेते थे वो कहाँ से लेते थे? इससे लेते थे, आपके जो
उत्पाद होते उत्पाद से लेते थे, क्योंकि उत्पाद को खाने वाला कोई नहीं था। खाने वाले तो थे लेकिन उसको वो लोग नहीं खाते थे, मनुष्य लोग नहीं खाते थे, तो उनका जो उनको एनर्जी ज़्यादा मिलती थी, क्योंकि इसका 10% का मिलता था, इसका उसके भी उसके 10% मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ मिलेगा, लेकिन लास्ट वाले में सबसे कम यहाँ पे मिलेगा। अगर ये उल्टा चलता है, अगर मान लीजिए किसी चीज़ को हम जहर दे देते हैं, किसी मान लीजिए उत्पाद को जहर दे देते हैं, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको होगा? सबसे ज़्यादा मरने वाला जल्दी के कौन मरेगा? जो लास्ट में सबसे होता है। यानी कि यहाँ पे हम सबसे कम देंगे और लास्ट में मरने वाला सबसे अधिक होगा। एक चूहे को अगर हमने जहर दे दिया तो चूहे को कौन खाया? मनुष्य खा लिया, माने मनुष्य को शेर खा लिया, तो मनुष्य भी मरेगा, शेर भी मरेगा। शेर को जो खाएगा, डिकम्पोजर अगर खाएंगे, चील खाएंगे तो भी मर जाएंगे। लेकिन ऐसा इसमें एनर्जी में वो जो बात करते हैं, एनर्जी में ऐसा नहीं होता है, एनर्जी कम होती जाती है, तो ये ध्यान रखना है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? प्रश्न नंबर गा पे। यानी कि आप पूछा गया प्रथम चरण उपभोक्ता शेर, चीता, भेड़िया आदि हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है। प्रथम उपभोक्ता हमारे कौन होते हैं? प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत हमारे आते हैं सर्वाहारी आते हैं, जो हमारा यानी कि मांस भी खाएं और वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों। तो कौन हो सकते हैं? मनुष्य हो सकता है, लेकिन ये हमारे जो शेर होता है, चीता होता है, भेड़िया होता है, सिर्फ ये क्या आते हैं? मांस ही मांस खाते हैं, इसलिए ये प्रथम चरण के उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आएंगे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर घ की तरफ। मृत जीवधारियों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं। तो जो मृत जीवधारियों से भोजन प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे है। ये वो कैसे जीवधारी कहलाते हैं? मृतोपजीवी जीवधारी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, हमें पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना चाहिए। जो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको बनाए रखना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, सही इसको सामने लगा देंगे। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, ये बात भी सही है, तो सही है, इसके सामने सही का निशान। मनुष्य पर्यावरण का अंग नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मनुष्य भी पर्यावरण का अंग है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हमने गलत बोल दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, उत्तर में लिखेंगे। पहला कथन यहाँ पे दे रखा है, जल, वायु, पोषक तत्व, सौर ऊर्जा आदि कैसे घटक कहलाते हैं? तो जल हमारा जो है, वायु हमारा है, पोषक तत्व है, ये सब हमारे ऊर्जा के निर्जीव घटक कहलाते हैं। यानी खाली स्थान में हम क्या भरेंगे? निर्जीव घटक, क्योंकि इसमें जान नहीं पाया जाता है। जो चल फिर पाते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं, उनको हम बोलते हैं, यानी कि उनमें वृद्धि हो, वो चल फिर पाएँ, वो अपने प्रोडक्शन कर सके, यानी कि अपने वंश को बढ़ा सके, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? ये आपके सजीव जंतु कहलाते हैं। लेकिन जो ऐसा ना कर सके उनको हम बोलते हैं निर्जीव। अगला कथन है कथन नंबर ख, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले को क्या कहते हैं? जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है उसको हम बोलते हैं परपोषी कहते हैं। गा, उत्पाद व उपभोक्ता के बीच प्रत्येक भोजन स्तर को पोषक तल कहते हैं। अगर हम उत्पाद, हमने वही बताया ना पिरामिड में, ये मान लीजिए उत्पाद है, दूसरा क्या हो जाएगा? उपभोक्ता हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा, और इस प्रकार से प्राथमिक कंज्यूमर, द्वितीयक कंज्यूमर, तरसरी, और लास्ट में आपका अब घटक होगा। तो यानी कि एक दूसरे के स्तर को हम क्या बोलेंगे? यानी कि एक दूसरे स्तर में जब जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं हम पोषक तल। तो पोषक तल होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर क्या होता है? 10% ही ऊर्जा हमको सिर्फ मिलती है। एक पोषक तल से दूसरे पोषक तल में हम जाने पर सिर्फ हम 10% ही ऊर्जा कंज्यूम कर पाते हैं उसकी, जबकि 90% ऊर्जा का लॉस हो जाता है। अगला है कथन आपका पॉइंट नंबर घ है, आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पाद तथा दूसरे सिरे, यानी कि दूसरे सिरे पर क्या होता है? आपका सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। सर्वोच्च उपभोक्ता कौन सा होता है? आपका अपघटक होता है। ठीक है, इसको दूसरा नाम अगर पूछ सकता है तो क्या कहलाता है? इसको अपघटक के नाम से भी कह सकते हैं, यानी कि आपका डीकम्पोजर होता है। ठीक है, इंग्लिश में डीकम्पोजर कहते हैं। यानी जो प्रथम आपका तल होगा उसको बोले आहार श्रृंखला में एक सिरे पर उत्पाद होता है, यानी कि एक सिरे पर आपका उत्पाद हो जाएगा तो दूसरे सिरे पर क्या होगा? आपका सर्वोच्च उपभोक्ता कह सकते हैं, यह हम कह सकते हैं अपघटक। दोनों में से कोई आंसर आ जाएगा तो आप दोनों को एक ही मान के उसको सही करने टिक लगाएंगे। अगला पॉइंट है आपका प्राकृतिक में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ये तो कोई बच्चा बता सकता है। प्राकृतिक में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या है आपका। सूर्य कमेंट बॉक्स में बताना है कि ग्रह क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताएगा सूर्य क्या है। अगला है पॉइंट प्रश्न नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आप यहाँ पे दिया गया है,
प्राकृतिक जल स्थल, वायु, पेड़ पौधे एवं खाली स्थान है से मिलकर बनी है। जो प्राकृतिक जल स्थल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से मिलकर के बनी है। जो हमारी जो प्रकृति है किससे मिलकर बनी है? हमारा प्राकृतिक जल से बना है, स्थल से बना हुआ है, वायु से बना है, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से मिलकर बनी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के जल वाले भाग को क्या कहते हैं? जो जल वाला भाग हमारा उसको बोलते हैं जलमंडल। जो स्थल वाला भाग उसको बोलते हैं स्थल मंडल। तो खाली स्थान में क्या भर देंगे? जलमंडल। जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। जैविक और जो अजैविक घटक जो होते हैं एक दूसरे से कैसे होते हैं? परस्पर संबंधित होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सही विकल्प चुनें। यहाँ पे एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से एक ही ऑप्शन सही है और सही ऑप्शन के सामने यानी सही उत्तर के सामने को सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक है? क्या चीज़ सबसे आवश्यक है? पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखा है जल प्रवाह होना। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है वायु प्रवाह होना, जबकि चौथा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है पर्वत। तो ये आपको तीनों पॉइंट तो किसी तरीके से नहीं लग रहे हैं कि ये सही हो सकते हैं, तो आपके पास एक ही पॉइंट बचा है, यानी किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होना। क्योंकि हमको पता है जो ऊर्जा ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होती रहती है। आपका प्रश्न नंबर ख यहाँ पे है, सूर्य से प्राप्त होने वाली अधिकांश ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही नष्ट हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? पहला कारण यहाँ पे मरुस्थलों के कारण, दूसरा कारण है समुद्रों के कारण, तीसरा कारण है पर्वतों के कारण, जबकि चौथा है अत्यधिक प्रदूषण के कारण। तो हमारा लास्ट का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अत्यधिक प्रदूषण के कारण जो सूर्य से प्राप्त होने वाली अधिकांश ऊर्जा होती है पृथ्वी से पहुँचने से पूर्व ही नष्ट हो जाती है, इसलिए प्रदूषण कम करिए और ऊर्जा ज़्यादा लीजिए। प्रश्न नंबर ग, आहार जाल में पहला ऑप्शन दे रखा है आहार श्रृंखलाएं एक सीध में चलती हैं। दूसरा आहार श्रृंखलाएं नहीं होती हैं। तीसरा है कई आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं। चौथा है ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। तो जो आहार जाल होता है ना, उसमें कई आहार श्रृंखलाएं जो होती हैं आपस में उलझ जाती है, इसलिए इसको जाल बोला गया है। जाल बनता भी कैसे जानते ही हैं, अलग अलग तरीके से आकर के कंबाइंड हो जाती है, नेट बनाती है, तो कहीं ना कहीं उलझेगा तभी तो जाल बनाएगा इस प्रकार से हैं। इसलिए क्या होगी, कई आहार श्रृंखलाएं आपस में आकर के उलझ जाती है, इसी को हम बोलते हैं आहार जाल। अगला है प्रश्न, पृथ्वी पर किसी निर्जीव घटक के संतुलित मात्रा में कम या ज़्यादा होने पर क्या होता है? मान लीजिए कोई निर्जीव घटक के संतुलित मात्रा में कम या ज़्यादा होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हो सकता है? पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है। तीसरा है मानव सुखी जीवन व्यतीत करता है, जबकि चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, और पारिस्थितिकी तंत्र बनता है ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कहीं ना कहीं सबको जीवित रहना अनिवार्य है। मतलब जीवित क्या, सब कुछ से रहना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है उसके कमी या अधिकता होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी होगी तो कोई ना कोई चीज़ बढ़ेगा, घटेगा ही, घटेगा बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं संतुलन जो हमारा बना रहेगा वो कहीं ना कहीं कमी होगी। क्या नाम है, जो होगा पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होगा, यानी कि जो संतुलन बना था वो कहीं कहीं असंतुलित हो गई। कैसे हो सकती है? मान लीजिए हमने जो हमारा पिरामिड है, आहार श्रृंखला जो हमारा है, खाद्य श्रृंखला है, मान लीजिए बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे हो गए और उसको खाने वाला कोई ना रहे, तो हमारे सिर्फ पेड़ पौधे ही रह जाएंगे और ये एक तरीके से हमारे पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ देंगे। मान लीजिए बहुत ढेर सारे शेर चीता हो गया तो सबको ख़त्म कर देगा, सिर्फ बचेगा क्या, शेर ही बचेगा। अब उसके लिए क्या, वो कहाँ, जब शेर ही बचेगा तो उसको उसको भोजन कहाँ से मिलेगा? इस प्रकार से कहीं ना कहीं संतुलन बनाने के लिए हमारे आहार श्रृंखला में हर कोई इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले करता है। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सॉरी, एक प्रश्न और बचा हुआ है, हमको लगा ख़त्म हो गया। प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पे, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर लग रहा है हमको, इसलिए प्रश्न नंबर 5 आपके सामने दे रखा है। अपने आसपास देखें और लिखिए। क्या लिखना है भैया? प्रश्न नंबर आ दे रखा है, पौधों की उचित मात्रा में धूप ना मिलने से क्या होगा? तो मान लीजिए आपके पास कोई पेड़ पौधा है और उसको उचित धूप ना मिले तो क्या हो सकता है? तो हो सकता है कि पौधे सूख जाएं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, अपने आसपास के जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को देखकर एक खाद्य श्रृंखला
का रेखांकित चित्र बनाएं। अपने आसपास के जीव जंतु पेड़ पौधों को देखिए। पेड़ पौधे के मतलब क्या है, इस प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला बनानी है, ठीक है। यानी कि आपको नीचे रखना है, सबसे पहले उत्पाद रखना है, प्राथमिक उपभोक्ता लीजिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और लास्ट में कंपोजर डिकम्पोजर। आपको जो चीज़ें आपके आसपास दिखा रही है, पेड़ पौधे जो दिखाई दे रही हैं, वहाँ पे लिख दीजिएगा कौन कौन सा पेड़ पौधा है, उसका चित्र यहाँ पे बना दीजिएगा। मतलब बड़ा सा चार्ट बनाना है, एक नहीं छोटे से पेज में, ठीक है। अब रेखांकित चित्र बना सकते हैं, या तो मतलब कि लिख सकते हैं उसके नाम इस प्रकार से पिरामिड में। दूसरे में उसको खाने वाला कौन कौन सा होगा, भेड़ बकरी आपके सामने दिख रही होंगी, खरगोश दिख रहा होगा, जो भी खाने वाली होंगे उसका नाम लिख दीजिएगा या बना दीजिएगा, फिगर अकर बनेगा। फिर उसको खाने वाला, मान लीजिए बकरियों को, और उसको खाने वाला मुर्गी मुर्गा को खाने वाला कौन होगा, तो उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, मनुष्य के नाम लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद उसको खाने वाला कौन हो सकता है, जो आसपास दिखाई दे उसी का नाम लिखना है। शेर चीता अगर दिख रहा है तो वही लिखना है, नहीं तो उनके नाम नहीं लिखना। जो भेड़ भेड़ियों में आपके शेर सियार उगार होते हैं उसके नाम लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद लास्ट में आपको लिख देना है घटक। अब घटक कौन हो सकते हैं, इनको ख़त्म करने वाला आपके सामने घुन दिखाई देता है, ठीक है, चींटी दिखाई देती हैं, ये सब है। ये सब इस प्रकार से नाम आप लिख करके इस प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला आपको तैयार करनी है। और यहाँ पे उत्तर में क्या लिखा है, विद्यार्थी स्वयं करें, लेकिन हमने बता दिया है तो उसके माध्यम से आप इसको कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न चैप्टर का है, पशुओं के मृत शरीर को कौन कौन से जीव खाते हैं, और जो जीव खाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं, यानी कि डिकम्पोजर कहते हैं, ठीक है। यही आपका लास्ट वाले जो जब पिरामिड बनेगी तो लास्ट वाले जो आपका बनेगा उसी में आप घटक वाले यही सब नाम लिखेंगे, क्योंकि आपके आसपास की बात किया जाएगा तो आपके आसपास वाले ही नाम लिखेंगे। तो इसमें हम बता देते हैं कौन कौन से आसपास वाले हो सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे लिख लीजिए पूरे नाम। पशुओं के मृत शरीर को खाने वाले कौन कौन से जीव होते हैं, तो आपका कुत्ता हो सकता है, बिल्ली है, गिद्ध है, बाज है, कौवा है, चील है, लोमड़ी है आदि। ये सब आपके घटक के अंतर्गत आएंगे। और जैसे कि आपके आसपास वाली चीज़ें होंगी, चींटी हो सकती हैं, ठीक है, ताड़ हो सकता है, टाड़ा किसको कहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद होता है, जो मिट्टी को क्या नाम है कि लकड़ियों को खाते हैं। घुन लग जाते हैं, दीमक लग जाता है, दीमक भी है आपका इसमें से कौवा भी हो सकता है, ये सब आपका चील हो सकता है, लोमड़ी हो सकता है, बिल्ली, कुत्ता, ये सब आपके जो आप देख सकते हैं उसको लिख सकते हैं। अब इतना ढेर सारा लिखने नहीं से होता है, 2-3 लिख दीजिए बहुत हो जाएगा। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।